नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहा, क्लास 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इस बार के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, न्यू सिलेबस है बिल्कुल, जो इस बार के एग्जाम में पूछा जाना है। अध्याय 5 है, क्लास 9th का इतिहास है। सबसे पहला हमारा स्लाइड कहता है कि चरवाहा क्या होता है। देखिए, चारागाह और चरवाहा में अंतर होता है। तो देखिए, चरवाहा क्या होता है, वैसे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आपने गांव में देखा होगा, अक्सर ये गांव में होता है, हालांकि होता तो शहरों में भी है, लेकिन गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के पास गायें होती है, कुछ लोगों के पास भैंसे होते हैं, बकरियां होती है, भेड़ होता है, ऊंट होता है, गधे होते हैं और भी बहुत तरह के जानवर होते हैं। तो ऐसे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हीं पर अपना उनका जीवन यापन चलता है। गाय के दूध को बेचकर, भैंस के दूध को बेचकर, बकरियों के दूध को बेचकर, बकरियों को मांस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चरवाहा के अंतर्गत आता है। वह चरवाहा कहलाता है। कौन से लोग? जो मवेशियों को पालकर अपने परिवार का पेट और खुद का पेट पालते हैं। इसके अलावा है घुमंतु चरवाहे क्या होते हैं। तो अभी आपने चरवाहे के बारे में समझा ना, अब हम जान लेते हैं कि घुमंतु चरवाहा क्या होता है। वैसे चरवाहे जो घूम घूम कर अपने चारागाह का उपयोग करते हैं, जो जीवन यापन के लिए अर्थात अपने जीवन को चलाने के लिए मवेशियों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि चरवाहा वही था जो मवेशियों के ऊपर निर्भर करता है और उनके लिए अच्छे चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े गाय का झुंड लेकर चरवाहे एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं। बकरियों का झुंड होता है, भेड़ का झुंड होता है, भैंस का झुंड होता है। तो ये घुमंतु का मतलब क्या होता है? घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह तक जा जाकर अपने मवेशियों के लिए भोजन इकट्ठा करना, चारागाह इकट्ठा करना क्या कहलाता है? घुमंतु चरवाहा कहलाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है घुमंतु क्या होता है। घुमंतु एक नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, घुमंतु कहलाते हैं। इसे हम बंजारा भी कहते हैं। जो क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्सर घूमते रहते हैं जीवन यापन के लिए। आज दिल्ली में है, कल मुंबई में होंगे, कल परसों गुजरात, राजस्थान, ऐसे अपने जीवन को चलाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान निरंतर कंटिन्यू घूमते रहते हैं, उन्हें ही घुमंतु कहा जाता है। इसके अलावा है भाबर। भाबर क्या होता है? तो देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं ये दोनों जनजाति का नाम है। जनजाति का मतलब है आदिवासी, जो या तो पहाड़ों की तराई में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं। तो इनकी क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र की तलहटी के नीचे शुष्क वन के क्षेत्र हैं। ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, गढ़वाल और कुमाऊं ये तो पहले दोनों जनजाति हैं जो जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो पहाड़ों के तलहटी कहने का मतलब है निचला हिस्सा, जहां पे जंगलों के विशाल मैदान होते हैं, जहां पे ये आसानी से अपने मवेशी, जिसमें गाय भैंस बकरे जो भी हैं, उन्हें चरा सकते हैं, मतलब उन्हें घास के ऊपर रख सकते हैं, घास चर सकते हैं। तो ये था हमारा भाबर। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खरीफ फसल। क्लास 6 से आप पढ़ते आए हैं कि खरीफ किसे कहते हैं, रबी किसे कहते हैं। तो खरीफ फसल के बारे में जान लीजिए पहले। यह शरद ऋतु मतलब सर्दी के ऋतु, पतझड़ का मौसम भी होता है, जिसमें अक्सर आपने पेड़ पौधों के पत्ते को झड़ जाते हुए देखा होगा। तो इनकी फसल जो होती है ना, ये शरद ऋतु के समय होती है। आमतौर पर ये कब होता है? सितंबर और अक्टूबर के बीच में काटा जाता है। जैसे अभी अक्टूबर अभी आपको पता है कि समाप्त हुआ है, तो इसी समय में जिन फसलों को काटा जाता है, जो फसल इस समय में तैयार हो जाते हैं, उन फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल क्या होता है? रबी फसल जो है वो बसंत की फसल है, बसंत ऋतु का फसल है, जिसे आमतौर पर मार्च के बाद काटा जाता है। तो ऐसे फसल, ऐसे चीजें जिनको मार्च के बाद काटा जाता है, रबी फसल कहलाता है। और ऐसे फसल जो सितंबर अक्टूबर के बीच में काटा जाता है, उसे खरीफ फसल कहा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि औपनिवेशिक के बारे में हमने पहले के चैप्टर में काफी चर्चाएं कर रखा है। औपनिवेशिक शासन काल में आप एग्जाम्पल के रूप में अपने भारत को ले लीजिए, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो इससे क्या हुआ, जब उनका शासन था हमारे भारत पे, तो चरवाहों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, चरवाहे किस तरह से प्रभावित हुए, जो चारागाह था उसका इलाका जो था वो सिकुड़ने लगा। मतलब सिकुड़ने का क्या मतलब, उस पर बंदिशें आ गई, कई प्रकार के टैक्सेस लगा दिए गए, जंगलों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना, मतलब अंग्रेजों ने कह दिया कि आप मवेशियों को अलग अलग वनों में नहीं घुमा सकते हैं, अलग अलग वनों में नहीं चरा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले के चैप्टर में बताया था कि वनों को 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला था आरक्षित, दूसरा था सुरक्षित और तीसरा था ग्रामीण। तो आरक्षित में तो भैया कोई जाएगा ही नहीं, बिल्कुल वो रिजर्व है, उसमें सिर्फ अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिसर और उस समय के बड़े बड़े नवाब जाया करते थे। दूसरा था आरक्षित, तो हो गया सुरक्षित। सुरक्षित में लोग रोजमर्रा के जीवन के लिए कुछ कुछ चीजों को ला सकते थे। और एक था बिल्कुल ग्रामीण, उसमें कुछ था ही नहीं, तो लोग जाएगा क्या करने। चारागाहों का स्तर गिरना, लोगों के मवेशियों के लिए भोजन ही नहीं मिलता था, वो अपने जानवरों को सही तरीके से खाना नहीं खिला सकते थे। जानवरों के लिए चारा कम पड़ना, धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने इन पे लगाम लगाना शुरू कर दिया, तो इनके जानवरों के लिए भोजन ही नहीं था, क्योंकि इनको जंगल में जाना अलाउड ही नहीं था। जहां पे भरपूर मात्रा में भोजन था उसे इन्होंने आरक्षित में रख दिया और आरक्षित में जाना इनके लिए मना हो गया। कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। जब जानवरों को भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे बचेंगे, उनकी मृत्यु होने लगी। भोजन के बिना इनके जानवर धीरे धीरे मरने लगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए औपनिवेशिक शासन में चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इन सभी पॉइंटों को बड़े विस्तार से बताएंगे, बड़े अच्छे से लिखेंगे, आपके नंबर पूरे आएंगे। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, बदलावों का सामना के बारे में जान लेते हैं कि बदलावों का सामना क्या था। तो देखिए, ये जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से कानून बनाया, जंगलों को लेकर कानून बनाया, जंगल के रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाया, चरवाहों के लिए कानून बनाया, उनसे इनके ऊपर क्या बदलाव आया, किन किन चीजों का सामना करना पड़ा इन्हें। आवाजाही की दिशा में बदलाव, लोग इधर से उधर अब भटकने लगे। अब ये कई बार तो ऐसे थे कि किसान लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, किसान लोगों ने मवेशियों को बेच दिया, किसान लोग मजदूर बन गए, किसान लोग खेती करने लगे, कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। अभी अभी मैंने बताया कि कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, जमीन खरीद कर बसना एवं कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। ये भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि कुछ तो किसान हो गए और कुछ मजदूर हो गए। जानवरों की संख्या कम हो गई क्योंकि इनके पास अंग्रेजों ने चराने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। जंगल में ये जा नहीं सकते थे, जानवरों को चरा नहीं सकते थे। अब जानवर को चराएंगे नहीं तो जानवर तो भूखे मरेगा। अब भूखे मरने से बढ़िया है कि इन्होंने जानवरों को रखना ही कम कर दिया, खत्म कर दिया। नए चारागाह की खोज, कुछ लोगों ने क्या किया कि नए मैदानों का, मतलब ऐसे जगहों का खोज करना शुरू कर दिया जहां पे अच्छे घास वगैरह उपलब्ध हो। कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कुछ मजदूर बन गए और अधिकतर क्षेत्र का जो मतलब था 60% भाग वो औपनिवेशिक शासन ने छीन लिया। जितना भी टोटल उस समय का जंगल था, चारागाह था, उसका 60% तो अंग्रेजों ने अपने अंदर रख लिया, जिसे उन्होंने आरक्षित कर दिया था। उन्हें यूरोपीय बस्तियों में जाने की मनाही थी। अब देखिए, ये बाहर के जहां पे यूरोप के लोग, मतलब ये ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग, गोरी चमड़ी वाले लोग बसते थे, उन्हें इन जगहों पर जाने की मनाही थी। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। अब ये आम चारवाहों का बहुत बुरा हाल हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें ऐसी जगह पे जाके शिफ्ट कर दिया, ऐसी जगह पे जाके ठूस दिया, ना तो वहां पे बारिश होती थी, ना वहां पे खेती था, ना वहां पे जंगल था, ना वहां पे पानी था, ना यहाँ पे वो मवेशियों को चरा सकते थे। तो ऐसे में तो वो विलुप्त ही हो जाते ना। बहुत सारे चारागाहों की, चारागाह जो था जहां पे चारा किया जाता, शिकारगाह बना दिया गया। जैसे कीनिया में मसाई मारा है, सांबरू नेशनल पार्क है, तंजानिया में सेरेनेगेटी पार्क है। मतलब अब समझ लीजिए, जो भी ये जगह था उसको इन्होंने पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया जहां पे लोग नहीं जा सकते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 1885 में मसाई लैंड को एक अंतरराष्ट्रीय रेखा द्वारा 2 भागों में, ब्रिटिश कानिया और जर्मन तंजानिया में बांट दिया गया। एक ही पार्क को 2 अलग अलग भागों में यहां पे बांट दिया गया है।
1919 की बात है, प्रथम विश्व युद्ध में। 1914 से 1918 तक आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी का हार हो गया था, तो जर्मनी तांजिका भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत है। इस पे भी अंग्रेज लोगों का हुकूमत हो गया। इंग्लैंड के गोरी चमड़ियों ने इन पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। 1961 में इसे स्वतंत्रता मिली तथा जिंजीबार के साथ मिलाकर 1964 में इसे तंजानिया नाम दे दिया गया। मतलब पहले जो नाम था वो अलग था, बाद में क्या हुआ 1961 में, तो जब इसे फ्रीडम प्राप्त हो गया, स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, फिर इसका नाम तंजानिया रख दिया गया। अंग्रेजों ने इन हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। यहाँ पे जो भी लड़ाइयां चल रही थी, जो भी झगड़े चल रहे थे, उसको उन्होंने बंद करवाने का काम किया और इन सभी के अंदर मुखिया तय कर दिए गए। मतलब एक सुप्रीम लीडर बना दिया गया और उनको कबीलों के हिसाब से बांट दिया गया। अब देखिए, प्रतिबंध के चलते औपनिवेशिक शासन के दौरान मसाइयों का समाज में दो स्तरों में बदलाव आ गए। अब जब इन पे पाबंदियां लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, उसके बाद ये खुद ही दो अलग अलग भागों में बंटने लगे। देखिए, यहाँ पे योद्धा का ग्रुप अलग था और व्यापारी लोग का ग्रुप अलग था। अब इनके उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ये काफी एक दूसरे से जूझने लगे, एक दूसरे का स्तर जो है वो काफी बिगड़ता चला गया। अमीर एवं गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। मतलब यहाँ पे भेदभाव, ऊंची नीची, अमीरी गरीबी का भेदभाव यहाँ पे उभर गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जो मसाई समाज था वो दो सामाजिक समूहों में बट गया था। तो वो दो सामाजिक समूहों में पहला तो है वरिष्ठ जन। वरिष्ठ जन का मतलब होता है बड़े लोग, जिसे इंग्लिश में एल्डर्स भी कहते हैं। तो देखिए, शासन चलाना इनका काम था, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करना इनका काम था, आपसी झगड़े को सुलझाना भी इनका काम था। क्योंकि अक्सर हम अपने गांव में, अपने समाज में, अपने घर के आसपास में क्या देखते हैं, कोई बातें बिगड़ जाती है तो हमसे जो बड़े होते हैं वो उन बातों को सुलझा देते हैं। तो यही वरिष्ठ जन थे, एल्डर्स, जो शासन भी चलाते थे, समुदाय से जो भी मामला जुड़ा हुआ होता था उसे सुलझाते भी थे और आपसी अगर लड़ाई हो जाए तो उसे भी निपटा देते थे। दूसरा था योद्धा। अब देखिए, ज्यादातर इसमें कौन थे, नौजवान थे। नौजवान का मतलब नए उम्र के लोग थे। कबीले की सुरक्षा तथा युद्ध की जिम्मेदारी इनको थी। इनको सिपाही, मंत्री, ये सब का काम दिया गया था। इन्हें लड़ाके बनाया गया था ताकि ये अपने कबीले को सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरा, कबीलों से जानवर छीनकर लाना जो धन समझा जाता था। एक कबीले दूसरे कबीले से जानवर छीन के लाते थे, शिकार वाले, और इसे ना उस समय बहुत ही अच्छा समझा जाता था। मतलब ऐसा माना जाता था कि ये व्यक्ति ना अपने कबीले का नाम ऊंचा किया है। तो ये सारी चीजें थी जो मसाई समाज को दो भागों में बांटा गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है घुमंतू चरवाहों के भ्रमण के कारण। ये एक VVI क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि घुमंतू चरवाहे, मैंने आपको कुछ पहले दूसरे स्लाइड में ही बताया था घुमंतू चरवाहे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, घुमंतू चरवाहे जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्यों जाते थे, क्यों घूमते रहते थे, क्यों नहीं एक ही जगह पर अस्थायी रूप से रुक जाते थे। तो देखिए, सालों भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी थी। एक साल तक लगातार ऐसा कोई सा भी जमीन नहीं था जिसपे फसल उगाया जा सके। तो ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरे जगह तक जगहों को चेंज कर देते थे। कभी यहाँ पे बारिश आ गया ज्यादा तो यहाँ पे फसल उग नहीं पाएगा, तो ये ऐसे जगहों पे चले जाते थे जहां पे कम बारिश हुआ हो, मिट्टी में मॉइस्चर हो, वो भी फसल के अनुरूप। तो ये इस कारण से भी जगहों को चेंज करते थे। मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज। मवेशी, अब जैसे एक जगह पर उनके चारे अगर खत्म हो गए तो कोई अन्य जगह ढूंढते थे जहां पे भरपूर चारा उनके जानवरों के लिए प्राप्त हो जाए। पानी की खोज में भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते थे। आज का समय नहीं है ना कि हर जगह मोटर है, चापाकल है, पंप है, पानी की कमी नहीं थी। उस समय पानी ऐसे मोटर और चापाकल नहीं था, नदी, तालाब, कुओं से लोगों को पानी का उपयोग करना होता था। विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए, मान लो कोई एक ऐसा जगह है जहां पे अचानक से बहुत ठंड होने लगी, तो वहां पे मवेशियों को जान का खतरा हो जाएगा, खुद इंसान को भी जान का खतरा हो जाएगा, तो वहां से हटके किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पे कम ठंड हो रही हो। इसके अलावा अपने उत्पादों को बेचने के लिए, कई बार ऐसा होता था कि इनके पास बहुत सारे मवेशियां हुआ करते थे, तो दूध को बेचने के लिए, घी को बेचने के लिए और भी बहुत सारी चीजों को बेचने के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे।
अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है औपनिवेशिक काल में घुमंतू चरवाहों के जीवन में आए परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारे भारतीय चरवाहे जो थे, जो घुमंतू चरवाहे थे, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार की परेशानियों को उनका सामना करना पड़ा। तो देखिए, परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। भूमि कर बढ़ाने के लिए चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना। भूमि कर मतलब ऐसे जमीन जिनको मतलब बढ़ाने के लिए, भूमि कर बढ़ाने के लिए चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना, जो जिसपे ये मवेशियों को चराते थे, जिन पे ये चारागाह खोजते थे, जिन खेतों में इनके मवेशी चरा करते थे, जंगलों में इनके मवेशी चरा करते थे, उनको बदल दिया गया, उनको कृषि के लिए बदल दिया गया। मतलब उस पर से जंगलों को साफ कर दिया गया और वहां पे खेती करना अंग्रेजों ने शुरू करवा दिया। किस चीज का? रबर का, कॉफी का, चाय का, नील का, कपास का, क्योंकि अंग्रेजों को इन सभी खेतियों से ज्यादा फायदा होता था। इसके अलावा वन कानूनों द्वारा वनों का वर्गीकरण, इन्होंने वनों में कानून बना दिया, नियम बना दिए, अधिनियम बना दिए और उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला भाग इन्होंने रखा आरक्षित, दूसरा रखा सुरक्षित और तीसरा रखा ग्रामीण। तो आरक्षित में कोई नहीं जाता था, सिर्फ राजा, नवाब और उस समय के बड़े बड़े अंग्रेज के ऑफिसर जाते थे। 1871 में अपराधी जनजाति नियम कानून लगा दिया गया। मतलब कोई जंगल में पकड़ा जाएगा तो उसे सजा मिलेगा, जुर्माना लगेगा, जेल में डाल दिया जाएगा, उसके साथ मारपीट होगा। आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक, व्यापार, यहां तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया। ये जो अंग्रेज थे, ये औपनिवेशिक काल में देखिए कितना ज्यादा गरीबों के साथ इन लोगों ने नाइंसाफी किया है। जमीन के ऊपर, नहर वाले पानी के ऊपर, नमक के ऊपर, व्यापार के ऊपर, यहां तक कि पशु रखने के ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको पैसे चुकाने पड़ते थे अंग्रेजों को। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पहाड़ों में घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ी इलाके में जो घुमंतू चरवाहे मतलब जो अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और उनकी आवाजाही जो थी एक जगह से आने जाने का, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाह की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहां आए थे। ध्यान से समझिएगा, जम्मू और कश्मीर में कौन समुदाय थे? गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के साथ चारागाह की तलाश में, जानवरों के भोजन की तलाश में घूमते घूमते 19वीं सदी में आए थे। समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया वो यही बस गए और सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जैसे सर्दी होती है, अब आपको पता है कि हमारे भारत में कई प्रकार के मौसम आते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, तो अब उन चीजों के हिसाब से खुद को ये ढालना शुरू कर दिए। ठंड के समय में क्या करते थे? ऊंची पहाड़ी बर्फ से ढक जाती थी। जब ये ठंड आता था तो ऊपर का जो एरिया था वो बर्फ से ढक जाता था, तो वो तलहटी में आ जाते थे, नीचे की ओर आ जाते थे। तो फिर और जब ये ठंड खत्म हो जाता था, गर्मी आता था, तो ये वापस ऊपर चोटी पे चले जाते थे। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ठंड के समय में नीचे और गर्मी शुरू होते हुए वो नीचे आने लगते थे। तो ये इस तरह से वो घुमंतू जो चरवाहे थे वो अपने जीवन को बिता रहे थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं धनगर के बारे में। धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय था। ध्यान समझिएगा, चरवाहा समुदाय अर्थात इनके पास भी बड़े भारी मात्रा में मवेशियां हुआ करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में धनगर जो एक प्रकार के चारागाह समुदाय है, चरवाहा समुदाय है जो मवेशियों को पालता है, उनकी जनसंख्या 4,67,000 थी। उसमें से ज्यादातर क्या थे? चरवाहे थे जो मवेशियों को चराते थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे। कंबल, भेड़ पालने वाले क्या बनाते हैं? कंबल और चादर भी बनाते हैं। और कुछ लोग भैंस भी पालते थे। ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पंडालों में रहते थे। पंडाल मतलब टेंट गाड़ के रहना, पंडाल लगा के पन्नी बांध के रहना। यह एक ऐसा इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी कुछ खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां हुआ करती थी। ऐसे जगहों पे धनगर समुदाय के जो चरवाहा हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 4,67,000 के आसपास थी, वो यहाँ पे रहते थे। जो देखिए, बाजरे जैसी सूखी फसल के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था, क्योंकि वहां पे कटीली झाड़ियां हुआ करती थी, बारिश नहीं होता था, जमीन उपजाऊ नहीं था। तो वहां पे क्या होता था? बाजरे की खेती होती थी।
आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। धंगर जो थे वो बाजरे की कटाई किया करते थे। महीने भर पैदल चलने के बाद वो कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। बहुत ज्यादा बारिश होती थी। बहुत ज्यादा बारिश होने से क्या होता था, मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, तो यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छे तरीके से होती थी। किसान भी इन चरवाहों का दिल खोल कर स्वागत करते थे। अब कोई बाहर से लोग आया तो किसान क्या करते थे, हमारे भारत में तो अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से आए लोगों का खूब स्वागत होता है, तो किसान भी क्या करते थे, उनके पास मजदूर आ जाता था, काम करने के लिए लोगों की कमी नहीं होती थी और ये खूब मेहनती थे तो इनका खूब स्वागत भी होता था। जिस समय वे कोंकण पहुंचते थे उसी समय वहां के किसान खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाते थे। खरीफ फसल, रबी फसल, ये दोनों चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। बारिश शुरू होते ही धंगर तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ गीली मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इनके पास भेड़ बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए ये जब बारिश वाला मौसम आता था तो उससे पहले उस इलाकों को छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि भेड़ जो है वो बारिश को बर्दाश्त नहीं करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। जिस प्रकार से औपनिवेशिक शासन हमारे भारत में हुआ उसमें चरवाहों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आया। बहुत ज्यादा बदलाव आया, आप ये कह सकते हैं कि इनके जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल आई। अब देखिए यहां पे बहुत सारी बंदिशें लगा दी, किसने, अंग्रेज ने, गोरी चमड़ी ने, ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, सभी एक ही नाम है। इनके जीवन पे बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई और उनसे लगान भी वसूला जाता था, टैक्स भी वसूला जाता था। जोर जबरदस्ती से पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर, मवेशियों के ऊपर, परिवार के ऊपर, कमाई के ऊपर, हर चीज के ऊपर उसे टैक्स वसूला जाता था और लगान में वृद्धि भी कर देते थे। टैक्स तो लेते ही लेते थे और टैक्स के पैसे में वृद्धि भी कर देते थे। उनके पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा इसका। उनके जो पैसे थे, उनके पास जो जमीन था, उनके पास जो हुनर था, स्किल्स था, उस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है पहली बात, क्या क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से तथ्य हैं इसमें, कौन कौन से फैक्ट हैं, इसके बारे में जान लीजिए। अंग्रेज सरकार चरागाहों की खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहता था। जितना भी अंग्रेज था, ब्रिटिश था, वो क्या करता था कि इनके पास जो चराने के लिए फील्ड था ना, मैदान था ना, जिसपे छोटे छोटे घास, जंगल था, उस सभी को काटकर समतल खेत बनाना चाहता था, उस पर खेती करना चाहता था, जिससे अंग्रेजों को फायदा हो। लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, जो टैक्स था उसी से अंग्रेज कमाते थे, इसलिए वो क्या चाहता था, खेती का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा खेती हो और उस खेती के जो भी फायदा होता था वो अंग्रेजों को डायरेक्ट प्राप्त हो जाता था। देखिए इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी किस चीज का, यहाँ पे कपास है, गेहूं है और अन्य बहुत सारी चीजें हैं, नील है, गोंद था, रबर था, इन सब चीजों का डिमांड था अंग्रेजों के पास इंग्लैंड में। तो यहाँ के जमीनों को समतल करके यहाँ से खेती करते थे और इन चीजों को लेके जाते थे अपने देश और वहां पे इसे ऊंचे दाम पे बेचते थे यूरोपीय बाजारों में। इसके अलावा उन्हें लगता था कि इस जमीन से ना तो लगान मिल रहा है ना ही उपज हो रही है। कौन से जमीन से, जो मैदान हुआ करता था, उन्हें यह लगता था इसे ना तो पैसा मिल रहा है ना लगान मिल रहा है, तो क्यों ना इसे खेत में तब्दील करके इस पे फसल उगाया जाए। अब देखिए वो जितने भी जमीनें थी उनको खेती के लायक बनाना जरूरी समझते थे, इसलिए उन्होंने भूमि विकास के लिए नए नियम बनाने शुरू कर दिए, जंगलों को लेके नए नियम बनाने शुरू कर दिए। ये पहली बात थी। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। दूसरी बात देखिए 19वीं सदी के मध्य तक, बीच तक आते आते देश से अलग अलग प्रांतों में वन अधिनियम पारित कर दिए गए, जंगल से जुड़े हुए कानून को लगाया गया, जिसमें जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। मैंने आपको बताया था ना कि जंगल को 3 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। देखिए जहां पर आरक्षित वन बनाया गया उसमें देवदार बहुत महंगा पेड़ है, बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी, बहुत ज्यादा महंगे जंगल को इन्होंने आरक्षित कर दिया। जंगलों में चरवाहे के घुसने पर पाबंदी लगा दी, कोई चरवाहा नहीं घुसेगा। जंगलों में चरवाहों को कुल परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनका आना जाना अभी भी बंदिशें लगी हुई थी, उनको आने जाने की अनुमति नहीं थी। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली, उनके जिंदगी को तबाह कर डाला। अब मान लीजिए जो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जंगल के अंदर ही जाके अपना भोजन प्राप्त होता, उसे जंगल जाने से मना कर दो तो क्या वो
जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, वो मर जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। अब देखिए, जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का एक स्रोत था जो जंगल, अब इनके लिए बेकार हो गया। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां पर उन्हें बहुत कड़ी नजर रखी जाती थी। एक तो जो अच्छा जंगल था उसमें जाना मना कर दिया गया, जिसमें जाने की अनुमति मिली उसमें भी चारों तरफ से अंग्रेजी ऑफिसर बंदूक लिए खड़ा रहता था। अब बेचारा न लकड़ी काट सकता था न जंगल से कुछ तोड़ सकता था, तो जाने का फायदा क्या हुआ। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, रसीद कराना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था, अंग्रेज ऑफिसरों के पैर तलवे चाटने पड़ते थे, तब जाके उन्हें जंगलों में जाने की अनुमति प्राप्त होती थी। ये दूसरी बात थी। आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे तीसरी बात के बारे में। अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजरों से देखते थे। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूम घूम कर अपना जीवन चलाते थे ना, उन्हें शक भरी नजरों से देखा जाता था। क्यों? कौन देखता था? अंग्रेज लोग देखता था। घुमंतु को अपराधी माना जाता था। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे ना, उन्हें डाकू डकैत के रूप में समझा जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत क्या हुआ कि व्यापारी और चरवाहों को बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया। एक नियम बनाया, किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज 1871 में एक ऐसा नियम लाया जिसमें जो लोग घूम घूम कर अपना जीवन चलाते थे, जो लोग घूम घूम कर अपने मवेशियों को पालते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूम घूम कर अपना व्यापार करते थे, उन सभी को क्रिमिनल बना दिया। उन लोगों को मतलब कि अपराधी की सूची में रख दिया गया। यहाँ पे उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्हें कहा कि ये बिल्कुल अपराधी ही है। इस कानून के लागू होते ही सभी समुदाय को कुछ खास बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। सबको कहा गया कि अब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमकर चरवाही नहीं करोगे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमकर व्यापार नहीं करोगे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमकर अपने जीवन का यापन नहीं करोगे, जीवन नहीं चलाओगे। आपको एक बस्ती में बसना है, यहीं पे खेती करना है और हमें टैक्स चुकाना है। बस्तियों में बस जाने का हुक्म तो सुना दिया गया, उसको बिना परमिट आना जाना रोक लगा दिया गया। मतलब बिना परमिशन के तुम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हो। ये तीसरी बात थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है चौथी बात और सबसे अंतिम बात। ये चार बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के चापलूस लगान वसूलने की हर संभव रास्ते को अपनाया। जहां इन्हें लगता था कि पैसे वसूला जा सकता है, इन्होंने पैसा वसूला। टैक्स वसूलने का ऐलान कर देते थे, पैसा बढ़ा देते थे। ज्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। मतलब अगर आप जानवरों को चराते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। प्रति मवेशी टैक्स की दर थी, मतलब हर एक मवेशी का टैक्स अलग अलग भरना पड़ता था और ये बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज इसे बढ़ाते जा रहे थे। टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। अंग्रेज इनसे खूब ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलता था। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा दिया जाता था। मतलब कि गांव के लोगों को आपस में बिठाकर बोली लगाया जाता था, पर्ची उड़ाया जाता था और जिसका पर्ची सबसे ज्यादा होता था उसको टैक्स वसूलने का काम दे दिया जाता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर है, कितना टैक्स देना है, ये सारे काम उन्हीं के होते थे। और उन्हें कितना टैक्स चुकाया है और कितना उनके ऊपर बाकी है, ये भी काम उन्हीं का था। इन सभी को एक रजिस्टर में दर्ज करके पैसे के साथ अंग्रेजी ऑफिसर को दिया जाता था। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? तो देखिए, चरवाहों के साथ बहुत तरह की चुनौतियां आ गई थी। कुछ चरवाहों ने तो अपना जानवरों की संख्या ही कम कर दी, कुछ ने जानवर पालना ही बंद कर दिया। बहुत सारे चरवाहे तो नई नई जगह ढूंढने लगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे कि यहाँ पे तो भाई इतना टैक्स देना पड़ता है, कौन चुकाएगा। अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती थी। वह हरियाणा के खेतों में आने लगे। यहाँ की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वो अपने मवेशियों को चारा करा सकते थे। हरियाणा के साइड आ गए, यहाँ भी बहुत अच्छी खेती होती थी। फसलों के कट जाने के बाद ये उनके खेतों में अपने जानवरों को चराते थे। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह पर बस कर रहने लगे। देखिए, जैसे अब जब चरवाहे थे तो इसी में कुछ धनी लोग थे, कुछ गरीब लोग थे। जो धनी थे, जो पैसे वाले थे, वो जमीन खरीदकर एक ही जगह पर बस गए। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, मतलब परमानेंट मवेशियों को छोड़ के खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार भी करने लगे, बिजनेस करने लगे। चरवाहों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ब्याज पर पैसे लेकर दिन का कुछ अमीर जो थे जमीन खरीद के बस गए, कुछ व्यापारी बन गया। जिनके पास पैसे नहीं थे वो ब्याज पे लेके अपना दिन गुजारने लगे। इस प्रकार से चरवाहों के बारे में सारी चीजें थी कि कैसे बदलाव आया, किस तरह के दिक्कतों का सामना किया, कौन कौन से प्रभाव पड़े औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों ने किस प्रकार से टैक्स लगाया। तो ये सारी चीजें आपको इन चैप्टर में
पढ़ना। आशा करता हूं कि इस चैप्टर में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आ गया होगा और ये चैप्टर 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे क्लास 9th जो बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।